Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Siemens Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by financial position ratio. बच्चे आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि financial position ratio क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है कि financial position ratio का मतलब उस रेशियो से है जो कोई भी बिजनेस कंसर्न या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फिनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए कैलकुलेट करती है, जो भी रेशियो कैलकुलेट करती है। इसमें बहुत सारे रेशियो आते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो वो करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो है, या कैश पोजीशन रेशियो है, या प्रोप्राइटरी रेशियो है। बहुत सारे इसमें रेशियो को शामिल किया जाएगा। जैसे एक हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोग के सामने में। यहाँ पर देखेंगे कि दीज रेशियो आर कैलकुलेटेड, इस लाइन को हम लोग अंडरलाइन करेंगे, इसको समझेंगे बढ़िया से कि दीज रेशियो आर कैलकुलेटेड, दीज रेशियो आर कैलकुलेटेड टू जज द financial position of the business concern from long term as well as short term solvency point of view। मतलब यहाँ ये कहना है कि कोई भी बिजनेस का जो पोजीशन हम लोग स्ट्रॉन्ग समझते हैं, तो स्ट्रॉन्ग का मीनिंग यहाँ पर यही हुआ कि वो अपने लायबिलिटी को पेमेंट करने में सक्षम है कि नहीं सक्षम है, कैपेबल है कि नहीं कैपेबल है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और लायबिलिटी का मतलब हम लोग सिंपल वर्ड में समझे हैं कि वो सारा ऑब्लिगेशन क्लेम जो कोई भी बिजनेस कंसर्न अपने अकाउंटिंग ईयर के, चाहे तो विद इन वन अकाउंटिंग ईयर हो या चाहे तो वो आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर हो, या तो वो शॉर्ट टर्म हो या तो वो लॉन्ग टर्म हो, तो जो भी पेमेंट करने में कैपेबल होगा तो उस बिजनेस की जो पोजीशन क्या मानी जाएगी, स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी कि वो अपने लायबिलिटी को पेमेंट करने में सक्षम है। तो बेसिकली यहाँ पर ये रेशियो जो है यही फाइंड आउट करता है, यही जज करता है कि आप अपने लायबिलिटी को पेमेंट करने में कितने हद तक मतलब कैपेबल हो। तो इसमें बेसिकली ये देखा गया है कि जब फर्स्ट रेशियो की हम इसमें बात करें तो इसमें फर्स्ट रेशियो जो है, यहाँ पर फर्स्ट रेशियो की हम लोग बात करें तो जैसे कि हम लोग समझे अभी कि फिनेंशियल पोजीशन रेशियो होता क्या है। बेसिकली हम लोग अभी यही समझेंगे, डिस्कशन किए हैं फिनेंशियल पोजीशन रेशियो। अब चूंकि आज का मेरा यही टॉपिक है, तो फिनेंशियल पोजीशन रेशियो सिर्फ और सिर्फ यही बताता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने में कितने हद तक कैपेबल है। तो आज इसमें कुछ एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग इसको देखें तो इसका जो फर्स्ट जो टाइप्स आता है उसको हम लोग कहते हैं करंट रेशियो। सिंपल सी बात है कि करंट रेशियो सिर्फ और सिर्फ इसके शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में अगर इसको हम लोग डिटेल समझें तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो आपका है करंट एसेट्स डिवाइडेड करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर हम लोग को दो पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझना है। फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर ये हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। ये वर्ड लगाना है कि अगर कोई भी एसेट्स को हम वन अकाउंटिंग ईयर में कैश में क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें, तो ये जो है वो किस कैटेगरी में जाएगा, करंट एसेट्स में। तो वेयर यहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं कि वेयर करंट एसेट्स इंक्लूड, लाइक आप यहाँ पर समझिए कैश हो जाएगा। कैश का मतलब यहाँ पर ये हुआ, कभी कभी बिजनेस में आपको कैश इन हैंड लिख देगा, तो चाहे आपको कैश लिखा हुआ हो या कैश इन हैंड लिखा हुआ हो, बोथ आर सेम। उसके बाद दूसरा जो इसका एग्जांपल है करंट एसेट्स का वो आता है बैंक। बैंक का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कैश एट बैंक, तो चाहे कैश एट बैंक हो या फिर बैंक हो। उसके बाद आप स्टॉक, स्टॉक का मतलब हम लोग सभी कोई जानते हैं कि जो भी गुड्स गोडाउन में रेस्ट है, मतलब जिसको हम अकाउंटिंग ईयर के एंड तक सेल नहीं कर पाए तो स्टॉक हो जाएगा। अगर बिल से ट्रांजैक्शन करते हैं तो बिल रिसीवेबल हो गया। अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को क्रेडिट सेल कर दिए हैं तो डेटर। डेटर में आपको 3-4 पॉइंट आपको लिख देगा, कभी लिख देगा ट्रेड डेटर,
कभी लिख देगा सन्ड्री डेटर, कभी लिख देगा सिंपल डेटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को समझना पड़ेगा, बिल रिसीवेबल हो, डेटर हो, स्टॉक हो, बैंक हो, कैश हो, या इसमें और आप एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो। प्रीपेड, वी नो दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस कंसर्न एडवांस में पेमेंट कर देते। पेमेंट नहीं करना था, अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस नहीं था, लेकिन फिर भी बिजनेस ने उसको क्या किया, पेमेंट किया। तो इसमें हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस को ले सकते हैं, और आउटस्टैंडिंग इनकम को भी हम करेंट एसेट्स में शामिल करते हैं। तो बेसिकली जो आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है वो यही कि वो सारा इनकम जो बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो, लेकिन बिजनेस ने उस इनकम को रिसीव नहीं किया हो, मतलब ड्यू हो, तो उसको भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद और भी आपको बहुत सारे, जैसे आपका शॉर्ट टर्म का आपका लोन टेकन और गिवन दो तरह के होते हैं। अगर लोन टेकन है तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लेकिन हो सकता है बिजनेस के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, किसी को लोन दे दिया, तो उसको भी हम लोग लोन भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन लोन कौन सा, जो लोन टेकन नहीं, गिवन, लोन गिवन हो जाएगा इसमें। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट भी हम इसको शामिल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट चूंकि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म, दूसरा होते हैं शॉर्ट टर्म। और बच्चे क्लियरली हम आपको बताए हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बेसिक जो डिफरेंस है वो अकाउंटिंग ईयर को लेकर के है। अगर वो विद इन वन अकाउंटिंग ईयर है तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में जाएगा, और अगर वही आपको आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर है तो वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हम शॉर्ट टर्म के लिए किए हुए हैं तो वो आपको करंट एसेट्स में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम को हम दूसरा भी नाम कहते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम इसका दूसरा भी नाम है। तो इस तरह से हम लोग इसको करंट एसेट्स को शामिल कर सकते हैं। तो चूंकि हमको, मेरा मोटिव है बिजनेस का, मेरा मतलब बिजनेस का, तो बिजनेस का मोटिव क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का जो बेसिक जो मीनिंग है वो यही कहता है कि करंट रेशियो जो शो करता है रिलेशनशिप, तो वो किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो इसके लिए मुझे करंट एसेट्स समझना है। करंट एसेट्स का डेफिनेशन हम समझाए हैं कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जांपल भी इतना लिखे हैं। अब जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी का जो यहाँ पर डिफिनेशन है वो यही कहता है कि करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच आर रीपेड बिफोर वन अकाउंटिंग ईयर। मतलब वो सारा लायबिलिटी जिसको हम वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर में क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल में करंट लायबिलिटी का बहुत सारा आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे आपका क्रेडिटर का मतलब सप्लायर, जिससे हम गुड्स क्या किए, परचेज किए। किस में परचेज किए, क्रेडिट में। अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि अगर क्रेडिट सेल करते हैं तो वहाँ पर डेटर का जन्म होता है, और अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो वहाँ पर क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर हो गया मीन सप्लायर। फिर इसका नाम ऐसे करके दे देगा, या तो ट्रेड क्रेडिटर लिखा हुआ रहे, या तो सन्ड्री क्रेडिटर लिखा हुआ रहे, ठीक है, या सिंपल आपको क्रेडिटर लिखा हुआ रहे। तो तीनों का मीनिंग अकाउंटिंग में सेम ही होता है। तो क्रेडिटर हो, फिर उसके बाद बिल्स पेबल, अगर बिल किसी को पेमेंट करना हो। फिर उसके बाद आपका बैंक ओवरड्राफ्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में BOD कहते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। फिर आपका हो गया बैंक लोन। बैंक लोन में याद रखना है कि लॉन्ग टर्म नहीं, बैंक लोन में शॉर्ट टर्म यहाँ ब्रैकेट में समझना है। फिर उसके बाद जैसे बैंक लोन हो जाएगा तो उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम होगा तो एसेट्स हो जाएगा, और एक्सपेंसेस होगा तो लायबिलिटी हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। फिर आपको एक एग्जांपल और है, इनकम रिसीव इन एडवांस। मतलब वो सारा इनकम जो बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड ना हो, लेकिन बिजनेस ने उसको रिसीव कर दिया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए जो हम पैसा क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं। तो वो इनकम टैक्स प्रोविजन का सिर्फ आप लिखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स।
उसके बाद फिर प्रपोज्ड डिविडेंड, कंपनी को पेमेंट करना है प्रपोज्ड डिविडेंड, तो एटसेट्रा। ये सब सारे के सारे जितने भी डेटा है ये सारे करंट लायबिलिटी में इंक्लूड किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो अगर दो डेटा, मुझे दोनों डेटाओं के बारे में समझ में आ जाएगा कि करंट एसेट्स क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है, तो दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप हम लोग एक्सप्रेस्ड करते हैं वही आपको करंट रेशियो दर्शाता है। तो इसका जो आइडल रेशियो है, अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सपोज करो कि 2:1 है करंट रेशियो, तो 2:1 अगर होगा तो इसको आइडल रेशियो माना जाता है। हाँ, अब हम ये समझ लें एग्जांपल के तौर पर, सपोज कीजिए कि करंट एसेट्स जो है आपके पास 10,000 है और करंट लायबिलिटी जो है वो आपका 5,000 है। तो इसका मतलब इस कंसर्न का जो सिचुएशन है, यानी हमेशा ध्यान रखना है ये चीज कि अगर करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स की तुलना में 50% हो, आधा हो, तो उस बिजनेस का जो है सो सिचुएशन स्ट्रांग माना जाता है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन उसका स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन अगर उससे कम होता है तो फिर उसका पोजीशन जो है, जैसे यहाँ पर देखिए आप निकालेंगे, यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो करंट रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स डिवाइडेड करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 10,000 डिवाइडेड 5,000 इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। यानी जितना भी फिनेंशियल पोजीशन रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो 1:2 में ही कैलकुलेट करेंगे, उसको परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं, फिनेंशियल पोजीशन रेशियो को। तो यहाँ पर ये देखना है। अब जरा सोचिए कि सपोज कीजिए कि आपका जो है सो करंट एसेट्स 15,000 है और करंट लायबिलिटी अगर 5,000 है, तो इसका मतलब आपका करंट रेशियो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड 5, यानी ये 3:1 है। तो इसका मतलब इसका पोजीशन बेटर है, यानी ये 2 से आगे बढ़ गया। तो 2 से अगर आगे बढ़ गया तो इससे तुलना हम लोग करेंगे, इस 5,000 से तुलना करेंगे इस 15,000 को। तो ये अगर मान लो 5,000 है या 15, यानी 3:1 है, तो इसका आइडल रेशियो को क्या समझे थे कि 2:1 इसका आइडल रेशियो है। तो जैसे 2:1 से ये ज्यादा प्लस कर गया तो इसका मतलब उस बिजनेस का पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि इसका 2:1 से डाउन होगा। डाउन होने का मतलब है या तो करंट एसेट्स डिक्रीज हो या तो करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो। इसको फिर से समझना है कि डाउन होने का मतलब है या उसका पोजीशन खराब होने का मतलब है कि देखना पड़ेगा कि करंट एसेट्स जो है वो करंट एसेट्स या तो डिक्रीज हो और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो। तो उस सिचुएशन में उस फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग नहीं मानी जाएगी। स्ट्रांग कब मानी जाएगी, या तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो या तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो। उसी सिचुएशन में उसका पोजीशन जो है सो स्ट्रांग, क्योंकि आप मतलब जनरल टर्म में आप समझ सकते हैं कि वो लायबिलिटी को चुका रहा है, वो लायबिलिटी को पेमेंट कर रहा है, तभी तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। और लायबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि उसके पास पैसा है, उसके पास मनी है, या उसके इक्विवेलेंट में आप और भी कह सकते हो, चेकबुक कह सकते हो, या फिर भी गोल्ड ऑर्नामेंट और भी कह सकते हो इसको। खैर, तो जब उसके पास में उसका जो वेल्थ है या उसका जो पोजीशन है अच्छा माना जाएगा। कब अच्छा माना जाएगा, जब वो अपने लायबिलिटी को सही समय पर क्या करेगा, चुका देगा। तो यहाँ पर एक रेशियो को हम लोग समझे हैं कि करंट रेशियो का आइडल रेशियो 2:1 होता है और ये पोजीशन तभी आपको बेटर माना जाएगा जब ये 2:1 से या 2:1 से ज्यादा हो या उतना हो, तो उसका पोजीशन सही माना जाएगा, अदरवाइज उसका पोजीशन गलत माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोग जो समझे हैं वो समझे हैं क्या कि फिनेंशियल पोजीशन रेशियो क्या होता है। उसके बाद हम उसका एक टाइप समझे हैं, करंट रेशियो समझे हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड रेशियो, जो इसका सेकेंड टाइप्स है। यानी लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला है, यहाँ भी 2 पॉइंट को हमको समझना पड़ेगा। लिक्विड रेशियो, इसको कई नामों से जानते हैं। लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। इसको हम लोग क्विक रेशियो भी कहते हैं। या तो आप लिक्विड रेशियो कहिए, या तो आप इसको क्विक रेशियो कहिए, या तो इसको आप एसिड टेस्ट रेशियो कहिए। एसिड टेस्ट रेशियो। तो इसीलिए इसको फर्स्ट लाइन हम लोग को समझना पड़ेगा क्या कि आपको एसिड टेस्ट रेशियो,
यानी फर्स्ट लाइन यही कहता है कि लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसिड्स एंड करंट लायबिलिटी. हाँ, कभी कभी आपको करंट लायबिलिटी के जगह पर आपको लिक्विड लायबिलिटी समझना पड़ेगा, लेकिन लिक्विड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों में क्या डिफरेंसेस है, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है. वो पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि लिक्विड क्या होता है और करंट क्या होता है. तो पहले इसको फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला में है क्या कि लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड करंट लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी. हम दोनों वर्ड लिख रहे हैं, लेकिन हम अभी आपको समझाएंगे कि कब लिक्विड लायबिलिटी का यूज करेंगे. लिक्विड लायबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म है. अब देखिए, जैसे पहले इसका मीनिंग बताएं कि लिक्विड रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसिड्स एंड लिक्विड लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी. बच्चे यहां पर एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट. और इसका सिंपल मीनिंग है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग ये कहता है कि जितना भी पैसा आप बैंक में जमा किए हो, जो भी स्टैंडिंग अमाउंट है, उस स्टैंडिंग अमाउंट से बिजनेस क्या किया, विथड्रॉ कर लिया, एक्सेस अमाउंट विथड्रॉ. ऐसा फैसिलिटी बैंक देता है अपने कस्टमर को. वो तभी देता है जब उसका कोई स्पेशल कस्टमर हो. तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग यही है कि जो भी पैसा आप डिपॉजिट किए हैं बैंक में, उस डिपॉजिट अमाउंट से जितना अमाउंट एक्सेस आप क्या किए हो, विथड्रॉ किए हो, तो उसी अमाउंट को हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं. तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर क्वेश्चन में रहे तो यहाँ पर हम लोग क्या वर्ड लिखेंगे, लिक्विड लायबिलिटी लिखेंगे. अदरवाइज अगर बैंक ओवरड्राफ्ट, इफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो बोथ आर सेम. करंट लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी बोथ आर सेम. फिर से इसको समझेंगे कि लिक्विड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों में क्या डिफरेंसेस है. तो दोनों में एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट. इफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन द डिफरेंस बिटवीन करंट लायबिलिटी एंड लिक्विड लायबिलिटी. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में है तब तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग होगा, करंट लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी. लेकिन इफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो इन दिस सिचुएशन या इन दिस केस करंट लायबिलिटी एज वेल एज लिक्विड लायबिलिटी बोथ आर सेम. ये दोनों सेम होगा. तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है. और दूसरा जो पॉइंट है वो है लिक्विड एसिड्स. लिक्विड एसिड्स का मीनिंग ये कहता है कि लिक्विड एसिड्स आर दोज करंट एसिड्स. क्या कहता है, लिक्विड एसिड्स आर दोज करंट एसिड्स which are converted into cash within one accounting year. ये लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ये लैंग्वेज तो था उसमें करंट एसेट्स में. तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रह गया. तो डिफरेंस ये कहता है कि लिक्विड एसेट्स आर दोज करंट एसेट्स which are converted into cash quickly, promptly. आप इस वर्ड को याद रखना है. एक वर्ड याद रखना है, क्विकली. यानी जिस किसी भी करंट एसेट्स को हम इमीडिएटली कैश में क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले, तो उस एसेट्स को हम लोग लिक्विड एसेट्स कहते हैं. तो बच्चे यहां पर जो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है वो ये कहता है कि वेयर लिक्विड एसेट्स, वेयर लिक्विड या क्विक भी कह सकते हो आप, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू ऑल करंट एसेट्स, ऑल करंट एसेट्स माइनस दो ऐसा करंट एसेट्स है जो कि लिक्विड नहीं है. एक तो स्टॉक और दूसरा हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब इसमें भी आपको रीजन जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ है. हो सकता है वो अगले अकाउंटिंग में बिके कि नहीं बिके, या वो कैश में कन्वर्ट हो कि नहीं कन्वर्ट हो. और दूसरा वर्ड जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का तो मतलब ही होता है, मीनिंग ही होता है कि वो एक्सपेंसेस जिसको हम ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं, तो उसमें तो कैश आने की कोई संभावना है नहीं. तो इसीलिए ये दो एसेट्स को याद रखेंगे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस. इन में से हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स में से जब इनको लेस कर देंगे तो फिर मेरा जो आ जाएगा एसेट्स, उसी को हम लोग क्विक एसेट्स कहेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दी हुई हो, यानी इफ स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज गिवन इन द क्वेश्चन, मींस
पहले तो दोनों को जोड़ देना है करंट एसेट्स निकालने के लिए, और बाद में क्या करना है कि उसी करंट एसेट्स में से हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, घटा देंगे। तो मेरा जो आ जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड एसेट्स कर देंगे। और जैसे ही आपको लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी आपको पता चल जाएगा तो इजी फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।